जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 11th आरोह भाग 1 के गद्य खंड से चैप्टर 9 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित भारत माता नामक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर दीप्ति पांडे इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। ये पाठ जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित है। और सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय देखेंगे और इसके बाद हम पाठ की व्याख्या में जाएंगे। इस पाठ में समाजवाद की ओर झुकाव रखने वाले नेहरू जी की रचना हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है ये, जिसमें उन्होंने भारत माता शब्द पर विचार करते हुए ये निष्कर्ष निकाला है कि भारत माता की जय का अर्थ है यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। नेहरू जी ने यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को ये बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। तो आइए हम सबसे पहले उनका जीवन परिचय देखते हैं। नेहरू जी का जन्म सन 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी कहानी आत्मकथा है, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, इनका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि। इनके लेखों और भाषणों का संग्रह भी प्रकाशित है। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता वहाँ के बहुत बड़े वकील थे इलाहाबाद के, और नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की उन्होंने, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा और गांधी जी की पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, देश की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू जी का झुकाव समाजवाद की ओर रहा है। फिर इसके बाद सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि के क्षेत्र भी शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। इसके बाद देखते हैं कि ये जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पाठ वास्तव में हिंदुस्तान की कहानी जो उन्होंने लिखी थी पुस्तक, उसका 5वां अध्याय है। अंग्रेज़ी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। मतलब ये बुक इंग्लिश में लिखी गई थी और इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। इसमें पंडित नेहरू जी ने ये बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में, जलसों यानी जो फंक्शंस हुआ करते थे, प्रोग्राम, भाषण वगैरह के नेताओं के, उसमें जाकर वे आम लोगों से बातचीत करते थे और बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा हुआ होने के बावजूद भी हिंदुस्तान एक है। कैसे एक है वो ये समझाते थे इस प्रकार, और ये बताते थे कि इस अपार फैलाव के बीच, मतलब इतना बड़ा भारत है, उसके बीच एकता के क्या आधार हैं। मतलब हिंदुस्तान इतना बड़ा होने के बावजूद भी, अनेक हिस्सों में बटे होने के बावजूद भी एक कैसे है, उसके एक होने के आधार क्या क्या हैं। क्यों भारत देश एक है, जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है
और इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और निष्कर्ष निकाला और उन्हें समझाया, आम लोगों को समझाते थे कि भारत माता की जय का मतलब क्या होता है। भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये पाठ आकार में ज़रूर छोटा है, लेकिन इसका लेख का जो कथ्य है, कथ्य यानी उद्देश्य जो है, वो अत्यंत विराट है और प्रस्तुतिकरण बहुत पैना है। तो आइए देखते हैं भारत माता पाठ। भारत माता। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता तो और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मतलब कि नेहरू जी ये कहते हैं कि जब मैं देश का दौरा करते हुए विभिन्न जनसभाओं में जाता, जलसा मतलब जनसभाएं जो आयोजित की जाती हैं किसी बड़े नेता या बड़े लोगों के आने पर, तो जनसभाओं में जाया करते थे। तो वे शहरों में होने वाली सभाओं की अपेक्षा किसानों की सभा में भारत विषय पर चर्चा अवश्य किया करते थे और उन्हें लगता था किसानों को संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी कम है तथा उनका दृष्टिकोण थोड़ा सीमित है, इसलिए उन्हें भारत के व्यापक अर्थ का ज्ञान कराना ज़रूरी है। तो इस तरह से वो वहाँ पर बताते कि भारत कैसे एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला। मतलब जो भारत, जो शकुंतला और दुष्यंत जी का पुत्र भारत था, उस भारत के नाम पर ही ये इस का जो नाम है देश का, वो भारत पड़ा। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता था क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिज़ा थी। गिज़ा मतलब ज़रूरत थी। मतलब वो ये कहते हैं कि शहरों में तो कम कर, क्योंकि शहरों के लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे और वो ज़्यादा समझदार हुआ करते हैं, इसलिए उन्हें उनकी खुराक कुछ दूसरे किस्म की थी, उन्हें दूसरे किस्म की जानकारियाँ दिया करता था। लेकिन जब मैं किसानों के बीच जाता तो उनका नज़रिया थोड़ा महदूद था। महदूद मतलब थोड़ा सीमित था। तो नज़रिया यानी सोचने का तरीका, और गिज़ा मतलब खुराक, भोजन, सयाने मतलब समझदार। तो उनका नज़रिया थोड़ा सीमित था, इसलिए मैं इस बड़े देश की चर्चा करता उनसे, किसानों से, जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। मतलब उस समय स्वाधीनता आंदोलन चल रहे थे और वो बताते कि जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो देश कितना बड़ा है। तो नेहरू जी ये बताते कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्सा से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक है। कहते हैं मैं उन मसलों का भी जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक एक से हैं, किसानों के लिए एक से हैं और यकसा थे। यकसा मतलब एक से थे, मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहीं भी चले जाओ, किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों की बातें, वो सब एक सी होती थी। और स्वराज्य का भी जिक्र करता कि जब अपना राज आएगा, अपना देश आज़ाद होगा तो क्या क्या होगा, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए हो सकता था। मतलब वो ये बताते कि जब स्वराज आएगा तो वो पूरे देश के नागरिकों के फ़ायदे के लिए होगा। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता। मतलब उत्तर पश्चिम से के मैं खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण, धुर यानी अधिक दूर तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, ठीक है, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और ये कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं, क्योंकि हर जगह के किसानों की तकलीफ़ें एक सी थी, यानी कि गरीबी, कर्जदार, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और ब्याज, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें आपस में गुथी हुई थीं उस ढड्ढे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मतलब कि अपनी समस्याओं के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार करने के लिए वे भारत ही नहीं मतलब पूरे किसानों से उनकी कठिनाइयों की चर्चा करते थे कि किस तरह से सबकी कठिनाइयाँ, देश के सारे किसानों की कठिनाइयाँ
एक सी हैं और किस तरह देश आज़ाद होगा तो हम सबकी समस्याएं दूर होंगी। ठीक है, क्योंकि ये विदेशी सरकार ने हम सब पर लाद रखा है, जो कि कड़े लगान हैं, पुलिस के जुल्म हैं, जमींदार महाजनों के शिकंजे हैं, किसान हर जगह गरीब हैं, कर्जदार हैं, ठीक है, पूंजीपतियों के शिकंजे में कसे हुए हैं। तो इन सब से छुटकारा हम सभी को चाहिए, मतलब इस विदेशी सरकार से छुटकारा हम सभी को चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी सोचें जिसके हम एक जुज हैं, जुज यानी हिस्सा हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले कश्मकशों का भी जिक्र ले आता। कहने का मतलब ये है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का अंग बनाने के लिए वे इन देशों का हवाला देते थे, इन देशों के बारे में चर्चा करते थे कि भारत पूरे विश्व का हिस्सा है, ताकि उनका दृष्टिकोण व्यापक हो सके। किनका? किसानों का। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का भी हाल बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी कैसी तरक्की की है। ये काम आसान नहीं था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था, मतलब कहते हैं कि किसानों को ये सब समझाना आसान नहीं था क्योंकि उनका दृष्टिकोण बहुत सीमित था। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जैसा मैंने समझ रखा था कि किसानों को ये सारी चीज़ें समझाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वैसा नहीं था। इसका कारण ये था कि उन किसानों ने, उन अनपढ़ लोगों ने अपने देश, अपने महाकाव्यों और पुराणों की कथा कहानियाँ तो सुन रखी थीं जिन्हें वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें इस देश की कल्पना तो करा दी थी और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते थे उन जलसों में जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्राएं कर रखी हैं। मतलब उन्होंने देख रखा है कि भारत देश कितना बड़ा है। चारों धाम की यात्रा जिसने कर ली, समझ लो उसने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं देख ली और पूरे देश का भ्रमण भी कर लिया। तो ऐसे लोग उन जलसों में भी मिल जाते थे जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। तो उन्हें समझाना इतना मुश्किल काम भी नहीं था और वो जल्दी से समझ भी जाते थे। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते, मतलब रिटायर्ड जो आर्मी के लोग थे वो मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धावों के सिलसिले में विदेशों में भी नौकरियां करी हैं। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, जिसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले सुनकर, हवाले मतलब उदाहरण सुनकर, ये बात उनकी समझ में आ जाती थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय बोलकर इस जोरदार नारे से किया जाता था। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं? मेरे सवाल से उन्हें कौतूहल होता, यानी जिज्ञासा जागती और ताज्जुब होता कि कैसा सवाल कर रहे हैं, हम लोग तो सुनते आए हैं हमेशा भारत माता की जय, इसलिए बोल रहे हैं। तो उन्हें कुछ जवाब नहीं सूझता तो वो मेरी तरफ देखने लगते या एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते कि भारत माता कौन है। मैं सवाल करता ही रहता उनसे इस तरह के। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, उसने जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब इस धरती से है। तो नेहरू जी तुरंत पूछ पड़ते, कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती, उनके ज़िले की धरती, या उनके सूबे या सारे हिंदुस्तान की धरती? उनका क्या मतलब है धरती माता से? इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे ही कहने लगते कि आप ही बता दीजिए कि भारत माता कौन है और किस धरती की बात कर रहे हैं, किस धरती माता की बात कर रहे हैं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान क्या है, भारत माता क्या है, धरती माता क्या है, और समझाता जिसे उन्होंने समझ रखा था, लेकिन वह इससे भी बहुत, मैं उन्हें समझाता कि हिंदुस्तान जो है वो इससे भी बहुत ज़्यादा है। और कहता, उन्हें बताता कि हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें बहुत प्रिय है, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे है हिंदुस्तान के लोग। नदियाँ, पहाड़, झरने, खेत खलिहान ये सब तो है ही, साथ ही हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं।
भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय का मतलब है इन करोड़ों लोगों की जय। मतलब नेहरू जी की भारत माता की जो अवधारणा थी वो ये थी कि भारत के नदियाँ, पहाड़, खेत, सारी धरती, करोड़ों लोग सब मिलकर भारत माता हैं, क्योंकि ये सब इनके अंग हैं और इन्हीं सब के मेल से भारत माता का निर्माण हुआ है। अर्थात भारत की प्रकृति, समृद्धि और समस्त प्राणी ही भारत माता हैं और इन सभी की उपलब्धि, इन सभी का विकास, इन सभी की प्रगति ही भारत की प्रगति है। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तुम ही भारत माता हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उन किसानों के मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, ऐसी चमक आ जाती मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।